दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में हम वर्णमाला के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, विराम चिन्ह के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और वर्तनी शुद्धि को पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों हाँ, वर्णमाला और वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को मैंने करा दिया है। आज हम विराम चिन्ह से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। टॉप 25 प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों अगर आपने विराम चिन्ह से रिलेटेड हमारी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर हमारे विराम चिन्ह की वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों अवश्य देखें, यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो दोस्तों हमारे चैनल पर हर टॉपिक की तैयारी फुल डिटेल में कराई जा रही है। और दोस्तों तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विराम चिन्ह से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो प्लीज वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा कि हंस पद किस विराम का एक और नाम है। दोस्तों मैंने जब टॉपिक कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हंस पद है सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। हंस पद ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हंस पद का प्रयोग कैसे होता है ये सब मैंने एग्जाम्पल से बताया था आपको, और सभी विराम चिन्हों के एग्जाम्पल देके आपको समझाया था अच्छे से। तो फिर मैं कह देता हूँ दोस्तों कि जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जो विराम चिन्ह की वीडियो है उसे अवश्य देख लें। ठीक है, चलिए तो बताइए हंस पद का दूसरा नाम एक और क्या है। तो दोस्तों हंस पद को हम त्रुटि विराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि विराम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे शायद आप सबने यूज किया है दोस्तों, ये वाला जो चिन्ह होता है पर ज़्यादातर पता नहीं होता है स्टूडेंट को। कैसे कि जैसे हम कोई एक शब्द लिखते हैं कि शब्द नहीं एक वाक्य लिखते हैं कि राधा गाना गाती है, तो राधा हमने लिख दिया गाती है। क्या लिख दिया? गाती है। हमें लिखना था राधा गाना गाती है। तो यहाँ पर हम गाना लिखना भूल गए, तो हम इस तरीके से साइन लगाते हैं ना, ऐसे दोस्तों, ऐसे इस तरीके से लगाते हैं, सॉरी इस तरीके से साइन लगाते हैं। तो ये होता है हमारा हंस पद। ठीक है, जैसे कि ये वाक्य लिखा हुआ है तो इसमें हम ये विराम जो है यहाँ पर लगाना भूल जाएं। ठीक है, और हम अपना पूरा जो वाक्य है हम इसे लिख दें। ठीक है, कि हंस पद किस का एक और नाम है। तो विराम लिखना हम यहाँ पर भूल गए, तो यहाँ पर हम साइन लगाएंगे हंस पद का इस तरीके से, और यहाँ ऊपर लिख देंगे हम विराम। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम विराम। तो ये होता है हंस पद। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। तो बताइए हिंदी व्याकरण में सबसे अधिक प्रयोग कौन सा विराम चिन्ह होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तो वह है अल्प विराम। दोस्तों अल्प विराम जो है सबसे अधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है। ठीक है, अल्प विराम के बारे में भी मैंने आपको बताया था, अल्प विराम का एग्जाम्पल दिया था। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो बार बार इस तरीके से यहाँ पर बताएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दी गई है, लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर वीडियो को अवश्य देख लें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निर्देशित चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए निर्देशित चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए, विवरण के लिए, लोभ निर्देश के लिए, समानता सूचक के लिए। तो बताइए किस लिए किया जाता है निर्देशित चिन्ह का, बताइए दोस्तों। तो ये भी हमने बताया था, आपको अच्छे से बताया था किसके लिए किया जाता है, संकेत के लिए किया जाता है। ठीक है, सभी चिन्हों को हम पढ़ चुके हैं दोस्तों और वहाँ पर हमने डिटेल में बातें की थी, तो प्लीज़ अवश्य देख लें। बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट होने वाला है और बहुत छोटा टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, तो इस तरीके के टॉपिक को तो आप कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि वहीं पर हम जैसे रस पढ़ें, समास पढ़ें, अलंकार पढ़ें तो वहाँ से भी हमारा 1 नंबर मिलता है, यहाँ से भी मिलता है। तो पहले इसको कंप्लीट किया जाए ना, क्योंकि ये हमारा छोटा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपविराम चिन्ह कौन सा है। तो बताइए उपविराम चिन्ह। तो उपविराम हमने देखा था, कौन सा है उपविराम चिन्ह, ये है हमारा उपविराम। इसे हम अपूर्ण विराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
अपूर्ण विराम। मैंने चारों विराम जो थे हमारे पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम और अर्ध विराम, ये सब मैंने करा चुका हूँ। और यहाँ पर जो मैंने ट्रिक बताई थी, तो दोस्तों क्या बताई थी कि एक था सबसे पहले हमारा अल्प विराम। कौन सा था दोस्तों? अल्प विराम था पहले हमारा। तो अल्प के बाद था हमारा अर्ध विराम, अर्ध विराम था। अर्ध विराम के बाद में फिर था हमारा उपविराम, उपविराम या अपूर्ण विराम, ऐसे फिर था हमारा पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये थे हमारे। तो जो अल्प विराम था उसका जो साइन था वो कॉमा था हमारा, इस तरीके से लगाते थे। अर्ध विराम में क्या करते थे, कॉमा के ऊपर बस एक बिंदी लगा देते थे। ठीक है, उपविराम में क्या होता था, ये इस तरीके से 2 पॉइंट होते थे। पूर्ण विराम कैसे बनता है, इन्हीं दोनों पॉइंट को जब हम मिला देते हैं तो बन जाता हमारा पूर्ण विराम, इस तरीके से। तो ये चारों की मैंने ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, तो कंप्लीट है। चलिए आगे देखिए, दिवा दिवस में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो बताइए दिवा दिवस में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों ये है दिवा दिवस। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, दिवा दिवस, दिवस को ही बोला जाता है। तो इसमें ये तुल्यता दिखाई जा रही है। क्या दिखाई जा रही है? तुल्यता दिखाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ये, क्योंकि इस चिन्ह को बोलते हैं हम तुल्यता सूचक। क्या बोलते हैं? तुल्यता सूचक। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो बताइए दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक का, विस्मयादि, अल्पविराम, अर्धविराम। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों जब दो विपरीतार्थक शब्दों का हमें जब बीच में प्रयोग करते हैं जिस चिन्ह का, तो वह है हमारा योजक चिन्ह। कौन सा है? योजक चिन्ह। जैसे कि इसे हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। समास में, द्वंद्व समास में इसका यूज किया जाता है। जैसे दिन रात है ना, तो दिन रात तो हो गया ना, विपरीतार्थक शब्द हो गए। ठीक है, दिन रात, तो इसमें जो यूज किया हमने दुख सुख, ठीक है, लाभ हानि, तो इस तरीके से यूज किया जाता है हमारा योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है जोड़ना, युग्म बनाना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 7वां प्रश्न है, किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो बताइए किस में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो ये है हमारा पहला अन्याय, फिर हमारे उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, यानी अल्प विराम है, फिर अर्ध विराम है, फिर विस्मयादि बोधक है। तो बताइए इनमें से कौन सा है? आपने सभी एग्जाम्पल देख लिए होंगे ऑप्शन, तो कौन सा सही है इसमें से? तो बताइए। तो दोस्तों इसमें जो सही है वह है हमारा ये अन्याय, अन्याय, सरासर अन्याय। इसमें जो विस्मयादि बोधक का जो यूज किया जाता है दोस्तों, वह किया जाता है हर्ष उल्लास, है ना, और एक तरीके से हर्ष उल्लास और घृणा, इस तरीके से जो मतलब आश्चर्यजनक जो शब्द होते हैं, आश्चर्यचकित करने वाले शब्द होते हैं, वहां पर किया जाता है विस्मयादि बोधक का प्रयोग। ठीक है, तो ये कह रहा अन्याय, अन्याय, सरासर अन्याय। ठीक है, तो ये एक चौंकने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर। अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए जब दो संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयुक्त हों तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तब किया जाता है योजक का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर दो संयुक्त क्रियाओं की बात की गई है। दो क्रियाओं को जब जोड़ेंगे तो अल्प विराम तो हम नहीं लगाएंगे, पूर्ण विराम भी नहीं लगाएंगे, पूर्ण विराम सबसे बाद में लगता है। योजक हमारा राइट आंसर, योजक जोड़ने का काम करता है हमेशा। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहां लगाया जाता है। तो बताइए उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो फिर से दोस्तों वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे रहा है, दो शब्दों की बात कर रहा है, एक सार्थक है एक निरर्थक है, मतलब वही दुख सुख, लाभ हानि, दिन रात, भाई बहन, माता पिता, तो हो गया इसमें योजक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर प्रयुक्त होता है। तो बताइए पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, अविराम, कौन सा है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अल्प विराम। कौन सा है? अल्प विराम। जो अव्यय पढ़ेंगे हम, तो अव्यय में हम बताएंगे आपको समुच्चय बोधक कौन से होते हैं, संबंध बोधक कौन से होते हैं। ठीक है, तब आपको पता चलेगा, ठीक है, कौन से होते हैं। और अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि थोड़ी देर के लिए रुकते हैं हम समुच्चय बोधक में। ठीक है,
जो हमारे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन होते हैं, तो इंटरजेक्शन में तो खैर उसका विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है, बाकी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निषेध सूचक नहीं और स्वीकार सूचक हाँ के बाद कुछ लिखना हो तो कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाएगा? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों निषेध सूचक नहीं और स्वीकार सूचक हाँ का प्रयोग किया जाए तो तब किया जाएगा किसका प्रयोग? अल्प विराम का। जैसे कि कोई कुछ पूछे कि आपको स्कूल जाना है, तो आप कहेंगे हाँ, फिर लगाएंगे कोमा, ठीक है, हाँ मुझे स्कूल जाना है। तो ये इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा कि अल्प विराम का प्रयोग। ठीक है, वहीं और कुछ पूछा जाए आपसे कि आपको धूम्रपान करना है, तो आप कहेंगे नहीं, मुझे धूम्रपान नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम क्या होता है? जहाँ पर बहुत कम समय के लिए रोका जाए, सबसे कम समय के लिए। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है, पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है, तो बताइए क्या है? पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला चिन्ह विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, अर्ध विराम। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर है अल्प विराम। ठीक है, पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम। सबसे अधिक प्रयोग होता है पूर्ण विराम, उसके बाद प्रयुक्त होता है अल्प विराम। ठीक है, आगे देखिए, वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता हो, सबसे कम रुकना पड़ता हो वहां प्रयुक्त होता है। देखिए मैंने अभी बताया था पीछे कि सबसे कम कहाँ रुकना पड़ता है? विवरण निर्देश, निर्देश चिन्ह, अर्ध विराम, अल्प विराम। तो क्या है इसका राइट आंसर? अल्प विराम। अल्प मतलब होता है सबसे कम, और अभी मैंने ट्रिक बताई थी चारों के बीच में क्या होती है। ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है दोस्तों। टॉप 25 है, यहीं से आपका प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप जो हमारी जो विराम चिन्ह की जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक है, आप उसे जरूर देख लें। ठीक है, चलिए आगे 14वां क्वेश्चन है कि वाक्य में जहां अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता हो वहां प्रयुक्त होता है। तो देखिए सबसे पहला हमारा अल्प विराम आता है, उसके बाद में अर्ध विराम आता है, उसके बाद में उपविराम, उसके बाद पूर्ण विराम। चारों की ट्रिक मैंने अभी बताई थी। तो बताइए अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता हो तो अर्ध विराम से पहले क्या आता है हमारा? तो वही आता है हमारा क्या? अल्प विराम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अल्प विराम। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? अल्प विराम। आगे देखिए, ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो बताइए दोस्तों, ऐसे उपवाक्यों की बात कर रहा है। उपवाक्य क्या होते हैं? जिनसे मिलकर एक वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो उपवाक्यों के बीच में परस्पर संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं। यानी हमने एक वाक्य लिख दिया, फिर उसके बीच में एक चिन्ह लगा दिया, फिर एक और वाक्य लिख दिया, तो पूरा वाक्य बन गया हमारा। लेकिन उस चिन्ह की वजह से, जो यहाँ पर जो चिन्ह लगाया है, उस चिन्ह की वजह से ये दोनों अलग अलग वाक्य प्रतीत होते हैं। तो ऐसा कौन सा चिन्ह है? तो बताइए दोस्तों, तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अर्ध विराम। अर्ध विराम क्यों? क्योंकि हमारा एक क्लाउज लिखा जाएगा, एक उपवाक्य लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में एक और उपवाक्य लिखा जाएगा। तो ये अर्ध में प्रयोग किया जाता है ये चिन्ह। ठीक है, कहाँ प्रयोग किया जा रहा है? अर्ध में। तो ये होगा हमारा अर्ध विराम। ठीक है, ये आधा आधा कर रहा है, ये पूरे वाक्य को आधा आधा कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो वहां चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए फिल इन द ब्लैंक्स, क्या आएगा हमारा खाली जगह में? तो पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना हो, पूर्ण विराम की अपेक्षा की बात कर रहा है ना, तो बताइए क्या होगा? तो पूर्ण विराम की अपेक्षा इसमें दिया है अर्ध विराम, अल्प विराम, संक्षेप चिन्ह, ये तो है ही नहीं हमारे दोनों। ठीक है, तो अल्प विराम, अर्ध विराम। तो दोस्तों हो गया हमारा क्लियर। सबसे पहले आता है हमारा अल्प विराम, उसके बाद में अर्ध विराम, और उसके बाद में आता है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर होगा हमारा अर्ध विराम, क्योंकि पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना है ये पूछ रहा है। तो अर्ध विराम इसमें ऑप्शन में है, तो अर्ध विराम हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर अपूर्ण विराम होता तो अपूर्ण विराम होता हमारा आंसर। चलिए, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह है, तो बताइए पूर्ण विराम के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वह है हमारा कौन सा? तो वह है दोस्तों हमारा फुल स्टॉप। कहते हैं ना फुल स्टॉप, है ना? फुल स्टॉप मतलब पूरी तरह रुक जाइए, तो पूर्ण विराम ही तो होता फुल स्टॉप। चलिए आगे है,
प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है? बताइए, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त कौन सा चिन्ह होता है? तो क्या है इसका राइट आंसर? पूर्ण विराम, अर्धविराम, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। तो क्या है दोस्तों? ये तो है नहीं, ठीक है, ये तो है ही नहीं, ये तो शुरू में यूज किए जाते हैं विवरण देना हो उद्धरण के लिए। इसमें है सिंपल है, ये तो हमारा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि या तो प्रश्नवाचक लगता है बाद में विस्मयादि बोधक लगता है, और नहीं अन्यथा पूर्ण विराम लगता है, ठीक है। अर्धविराम तो बीच में लगता है। आगे देखते हैं, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन कितना लेंदी है, लेकिन आंसर हमारा बहुत छोटा सा है। तो क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वह है पूर्ण विराम, क्योंकि यहाँ कह रहा वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, मतलब वाक्य खत्म हो जाए, ठीक है, तो वहां पर कौन सा प्रयोग किया जाएगा चिन्ह? तो वह होगा हमारा पूर्ण विराम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? तो बताइए इसमें, बुद्ध के घर जाकर उपदेश दिए, बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, तो ये फुल स्टॉप है। उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, फुल स्टॉप। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, फुल स्टॉप। पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तो वह है, ये जो विराम चिन्ह हैं इनका प्रयोग सही नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये इसमें आंसर दिखाया गया है, तो थोड़ा इसमें चारों ही हमारे मतलब इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इसको ना थोड़ा आप स्टार मार्क लगा लीजिए, इसको थोड़ा कंफर्म करना आप, ठीक है, इस वाले प्रश्न को देख लेना। वैसे हमारा अब आंसर ये वाला दिया है, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इसमें बात की जाएगी, पहला है बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, तो इसमें फुल स्टॉप नहीं आएगा, तो क्या आएगा? न तो प्रश्नवाचक इसमें आएगा, ठीक है, न विस्मयादि बोधक इसमें आएगा, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो चलिए देख लेना आप, इसको हो जाता कोई क्वेश्चन तो ऐसा आ जाता है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, ठीक, अरे ठीक है दोस्तों, हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, गलत नहीं है। इसमें दोस्तों क्या है, यहाँ ये जो योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यहाँ ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये योजक चिन्ह जो है, देखिए योजक चिन्ह विपरीतार्थक जो भाव दर्शाता है, ठीक है, यहाँ पर घर घर के बीच में किया गया है, जो कि नहीं होगा। कपड़ा लत्ता एक ही बात होती है, नहीं होगा। पिता पुत्र भी विपरीतार्थक नहीं होता, नहीं होगा, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा तीसरा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ठीक है, इसके बोला था कोई बात नहीं, चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों संकेत के लिए, विवरण के लिए, लोप निर्देश के लिए, समानता सूचक के लिए, तो किस लिए किया जाता है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग? तो निर्देशक हम निर्देश करने के लिए करते हैं प्रयोग, तो किसके लिए करते हैं? संकेत के लिए, संकेत करते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए किया जाता है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग। आगे देखिए, बालक स्कूल से कब आया में उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो बताइए कौन सा है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, बहुत सिंपल है, प्रश्न मार्क लगेगा, क्योंकि इसमें कब आ रहा है, क्योंकि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ये सब प्रश्न सूचक शब्द जहाँ आते हैं वाक्य में, वहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? जब पूर्ण बात की पुनरुक्ति करनी हो, जब वाक्य में निर्देश दिया गया हो, जब वाक्य को संक्षिप्त करना हो, जब वाक्य विस्मयादि बोधक हो। तो देखिए दोस्तों विस्मयादि बोधक में लगता नहीं है, और वाक्य को निर्देश किया गया हो तो निर्देशक चिन्ह लगता है, संक्षिप्त में नहीं लगता है, जब पुनरुक्ति करनी होती है तब यूज किया जाता है लोप चिन्ह का प्रयोग, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में जितने भी प्रश्न अभी तक कराए सब आए होंगे, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी है, समस्या है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको हिंदी की तैयारी फुल डिटेल में और ट्रिक के साथ मिलेगी, ठीक है। और चलिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे देखते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग
कब किया जाता है? तो बताइए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखना हो लिखा जाता है, या जा किसी वाक्य में उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता हो, जब वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता हो। बात कर रहा है उद्धरण चिन्ह की। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पर नहीं होगा, प्रश्नवाचक में होगा नहीं, उदाहरण के लिए होगा नहीं। जब वाक्य को ज्यों का त्यों लिखा जाता है वहाँ होता है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, उद्धरण को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, उद्धरण को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना इसको, सभी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो प्लीज़ एक बार वीडियो अवश्य देख लें। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जब विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो बताइए। अब इसमें है जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद ने कहा था जीवन विश्व की संपत्ति है, जीवन विश्व की संपत्ति है, जीवन विश्व की संपत्ति एक ही चिन्ह है, लेकिन जो विराम चिन्ह है वो अलग अलग है हमारे। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये हमारा एक थॉट है, कथन है, जीवन विश्व की संपत्ति है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में ही बंद करेंगे। ये प्रसाद ने कहा था, ये निर्देश कर रहा है, तो आगे डैश लगेगा हमारा। ठीक है, तो पहला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने देखे कुछ हमारे जो विराम चिन्हों से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो क्वेश्चन थे, उन सभी को हमने क्लियर किया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।